तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश 4 का, इसका जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, जिसे आप कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन भी कहते हैं, इसका एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और आपको तो पता ही है आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो 13 फरवरी को होने वाला है, 13 फरवरी 2026 को, ठीक है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है आपका 9 फरवरी 2026। तो आपका फाइनल एग्जाम बस अब होने ही वाला है इंग्लिश का। तो तैयारी में बिल्कुल आपको डट करके लग जाना है। और मैं आपको रेगुलरली अब सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूँ, न केवल इंग्लिश के बल्कि अदर जो आपके सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सभी के लिए यहाँ पर वीडियोस आने वाली है, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर सेकंड का वीडियो होने वाला है, यानी कि दूसरे सैंपल पेपर का वीडियो होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सैंपल पेपर के अंदर, इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और बहुत मेहनत लगा है इस सैंपल पेपर को आप सभी बच्चों के लिए बनाने के लिए। तो हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़रा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़रा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग स्किल्स वाला रहने वाला है। और बेसिकली यहाँ पर हमसे पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और ये 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए जी पैसेज को एकदम केयरफुली रीड कर लेते हैं। पैसेज कुछ इस प्रकार से है कि इन अ हॉट कंट्री लाइक आवर्स देयर इज ऑलवेज अ डेंजर that most vaccines may lose their effectiveness due to the exposure to high temperature, either during ट्रांजिट और ड्यू टू पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज। यानी कि हमारे जैसे गर्म देश की अगर बात करें, भारत जैसे गर्म देश में, तो यहाँ हमेशा एक खतरा बना रहता है कि जो वैक्सीन्स होती हैं, यानी कि जो टीके होते हैं, या तो वो परिवहन के दौरान या भंडारण के दौरान जो है वो खराब ना हो जाए इस तरह से करके। क्योंकि जो वैक्सीन्स होती हैं उनको हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर देखने को मिलता है, वो गर्म तापमान के संपर्क में आती हैं अक्सर, ठीक है। तो इससे एक ये भी शक बना रहता है कि कहीं ना कहीं उसका जो असर है वैक्सीन्स का वो तो कम नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज यहाँ पर बोली जा रही है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन और इवन अ डॉक्टर टू न्यू वेदर अ वैक्सीन और मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स इफेक्ट ड्यू टू एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। सम रिसर्चर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग जैसे कि whether the much publicized polio vaccine is really effective in rural areas because it may not be stored or transported at the desired low temperature, ठीक है। तो यहाँ तक की लाइनों में ये बातें बोली गई हैं बच्चों कि एक आम आदमी, यहाँ तक कि एक डॉक्टर के लिए यह जानना संभव ही नहीं है कि उच्च तापमान के संपर्क में आने से कोई जो टीका है या कोई दवा है वो खराब हो चुकी है या नहीं। कुछ शोधकर्ताओं ने, यानी कुछ रिसर्चर्स ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या जो एक फेमस वैक्सीन है हमारा पोलियो वैक्सीन, वो वास्तव में ग्रामीण इलाकों में प्रभावी है, यानी उसका असर ग्रामीण इलाकों के बच्चों पर देखने को मिलता है। क्योंकि इसे जो है वो कम तापमान में रखना चाहिए और गांव के जो इलाके होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो वैक्सीन। और ऐसा तो नहीं कि उसका इफेक्ट कम हो रहा हो, समझ रहे हैं। तो ये जो है कई सारे रिसर्चर्स ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। और आप में से ज्यादातर बच्चों ने पोलियो जो वैक्सीन है बच्चों उसको लिया होगा, ठीक है। मैंने भी ले रखा है। और पोलियो वैक्सीन आपको पता होगा एक शीशी में आती है, इस तरह से वो एक शीशी होता है जिसको तोड़ा जाता है और उसके अंदर से सुई में भरा जाता है और बच्चों को लगाया जाता है ताकि पोलियो की जो बीमारी है वो बच्चों को ना हो।
ठीक है। तो शहरी इलाकों में तो फिर भी जो पोलियो वैक्सीन को जितने ठंडे टेम्परेचर पर ले जाना चाहिए, लेके आना चाहिए, वैसा होता है शहरी इलाकों में, जैसे दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में मान के चल रहा हूँ। लेकिन जो विलेजेस है, हमारे गाँव का एरिया है, वहां पर ये फॉलो होता है? नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी फैसिलिटी ही नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे जो रिसर्चर्स है वो इसके ऊपर क्वेश्चन करने लग गए हैं अब कि यार गांव में ऐसा वैक्सीन वगैरह लगा तो रहे हैं, लेकिन जो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वैक्सीन को ले जाने की, कि इतने ठंडे टेम्परेचर पे उसको रखना चाहिए, ऐसा तो गांव में फॉलो हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटी ही नहीं है, भारत के गांव में ज्यादातर। ठीक है, तो क्या जो वैक्सीन का असर है वो ग्रामीण इलाकों में हमें देखने को मिल भी रहा है, या नाम मात्र का वैक्सीन लगाया जा रहा है? समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से करके आपका ये पैसेज दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि पैसेज हमारा किसके ऊपर रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, पैसेज पूरा का पूरा ये आप देख सकते हैं। अब इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन ए में बेसिकली आपका जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है वो कभी भी रिपीट होकर के सेम टू सेम नहीं आता है। जो हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर से डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी संभावना रहती है। फिर भी हम प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शन ए के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और ये 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जो भी अभी तक आपने पैसेज को पढ़ा समझा उसके आधार पर जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। तो चलिए जी दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम पीपल डाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलियो वैक्सीन बिकॉज दे थिंक, यानी कि आप देखेंगे बच्चों कि कुछ लोग पोलियो की वैक्सीन को बताते हैं कि भैया क्या इसका प्रभाव है, यानी इसका इफेक्ट अभी है भी कि नहीं है, इसके ऊपर ना डाउट करते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि इट इज नॉट इन एनी जैसे कि प्रोबेबिलिटी स्टोर्ड इन एन आइडियल टेम्परेचर, या किसी भी संभावना में आदर्श तापमान पर संग्रहित नहीं होते हैं। जितने टेम्परेचर पे इस वैक्सीन को रखना जाना चाहिए उतने पे रखा ही नहीं जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग डाउट करने लगते हैं कि यार जैसे एक दवाई को रखा जाना चाहिए वैसे तो ये रखा ही नहीं गया, और आप हमें पोलियो की दवाई लगा रहे हो, पोलियो की वैक्सीन लगा रहे हो, तो क्या इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है वो होगा भी, या नाम मात्र का दवाई लगा कर या वैक्सीन लगा करके चले जाओगे? तो क्या पूछ रहा है हमसे कि द चेंज्ड कलर ऑफ द लेबल ऑन अ वियल वुड मीन, यानी कि शीशी पर लेबल के बदले हुए रंग का क्या अर्थ होता है? ठीक है, यह अर्थ होगा तो आप लिखेंगे द मेडिसिन हैज बीन स्टोर्ड इन एन अनसुटेबल इन्वायरमेंट, यानी कि एक पोलियो का या किसी भी तरह का आप यहाँ पर वैक्सीन का शीशी ले लीजिए। ठीक है, जो भी वैक्सीन आती है वो एक छोटी सी शीशी में आती है जिसको तोड़ करके उसमें से वो दवाई निकाली जाती है सुई के अंदर और सुई लगाया जाता है। तो जब उसको उसके सूटेबल इन्वायरमेंट में नहीं रखेंगे, यानी जिस वातावरण में उसको रखा जाना चाहिए उसमें नहीं रखेंगे, तो उस शीशी पर जो लेबल लगा है उसके रंग में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेडिसिन को स्टोर नहीं किया गया है सूटेबल इन्वायरमेंट में, अनसूटेबल इन्वायरमेंट में उस मेडिसिन को रखा गया है, तभी हमें ये चीजें देखने को मिली है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए बच्चों। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो ठोको लाइक, दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि द सरफेस टेम्परेचर कैन बी स्टडीड फ्रॉम, यानी कि जो सतह का तापमान होता है उसका अध्ययन निम्न से किया जा सकता है। तो हीटिंग द सरफेसिस एट अनयूजुअली हाई टेम्परेचर, यानी कि सतह को असामान्य रूप से उच्च तापमान पर गर्म जब हम करते हैं तब इसका हम स्टडी कर सकते हैं सरफेस टेम्परेचर का। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट डाउट हैज बीन रेज्ड अबाउट द पल्स पोलियो प्रोग्राम इन द रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में क्या संदेह उठाया जाता है, एक तरह से क्या डाउट यहाँ पर है। तो सम रिसर्चर्स हैव आल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग whether the much publicized polio vaccine is really effective in rural areas because it may not be stored or ट्रांसपोर्टेड एट द डिजायर्ड लो टेम्परेचर। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे शोधकर्ता है जिन्होंने ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, प्रश्न उठाना या सवाल उठाना शुरू कर दिया है
कि जो इतना फेमस पोलियो वैक्सीन है ये वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी है, यानी इसका असर है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो आइडियल टेम्परेचर पे इसको रखा जाना चाहिए, स्टोर किया जाना चाहिए पोलियो की वैक्सीन को, तो उस लो टेम्परेचर पे, उस कम तापमान पे इसको रखा ही नहीं जाता है ना कहीं हमारे गर्म देश में इस वैक्सीन को हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत सारे जो रिसर्चर्स है वो इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन द टेम्परेचर सेंसिटिव लेबल्स बी यूजफुल फॉर वैक्सीन वियल्स, यानी कि तापमान संवेदनशील लेबल जो होता है वैक्सीन शीशियों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, वो आपको बताना है कैसे। तो देखिए, सो सेंसिटिव एज टू इंडिकेट बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम 36 to 42 डिग्री सेल्सियस व्हेन अप्लाइड टू द फोरहेड ऑफ एनी पेशेंट टू इंडिकेट व्हेनेदर ही हैज फीवर और नॉट, यानी कि यह इतना संवेदनशील है किसी भी रोगी के माथे पर लगाने पर यह 36 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के शरीर के तापमान को बता देता है, जिससे पता चलता है कि उसे बुखार है या नहीं है बच्चों। तो ये इसलिए इतना सेंसिटिव है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि हु डेवलप्ड थर्मोकलर्स एंड हाउ, यानी कि थर्मोकलर का विकास किसने किया और कैसे किया। तो थर्मोकलर का जो विकास किया बच्चों वो जर्मन केमिस्ट ने किया, यानी कि जर्मन रसायनज्ञों द्वारा किया गया ये। ठीक है, और ये मिक्सचर है ऑफ इंडिकेटर्स में बी यूज्ड फॉर कलर चेंजेस एट मोर देन 1 टेम्परेचर, यानी कि यह जो है वो मिश्रण है उपयोग एक से अधिक तापमान पर रंग परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, फाइंड अ वर्ड इन द गिवन पैसेज विच कन्वे द मीनिंग सिमिलर टू, जो सो कि सेक्यूलिडिड करके, इस तरह से ना सेक्यूलिडिड करके, यानी कि जो आपका एक शब्द है, ठीक है, एकांत, तो इसी के समान अर्थ वाला एक शब्द आपको बताना है पैरा नंबर 4 से। तो आइसोलेटेड करके आप लिख देंगे, यानी एकाकी। और ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आइसोलेटेड कोविड-19 के दौरान जब लोगों को कोविड हो जाया करता था तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, आइसोलेटेड कर दिया जाता था, यानी एक एकाकी कोने में रख दिया जाता था ताकि किसी और को यहाँ पर कोविड ना हो बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट मेक्स थर्मोकलर्स स्पेशली यूजफुल फॉर इंडस्ट्री, यानी कि थर्मोकलर्स को उद्योगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी क्या बनाता है। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, द थर्मल इंडिकेटर्स आर इजी टू यूज, द एबिलिटी ऑफ थर्मोकलर्स टू इंडिकेट थर्मल कंडीशंस ऑफ एंटायर सरफेस नॉट merely a few isolated points, and the value of enduring record suggests industrial potential, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि थर्मल इंडिकेटर्स का उपयोग करना आसान होता है और थर्मोकलर्स की पूरी सतह की थर्मल स्थिति को इंगित करने की क्षमता न कि केवल कुछ अलग अलग बिंदुओं की होती है, और स्थायी रिकॉर्ड का मूल्य औद्योगिक क्षमता का सुझाव देता है। तो इस तरह से करके कुछ कुछ बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है थर्मो कलर्स स्पेशली फॉर इंडस्ट्रीज के लिए। आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर, जो अगेन आपका एक पैसेज के ऊपर रहने वाला है और ये 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो पैसेज दिया गया है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पैसेज की स्टार्टिंग की लाइनें कुछ इस तरह से है कि कलरिंग ऑफ हेयर सिग्निफाइज a major step in self-expression which has recently been influenced by innovative science. Owing to increased demand, the market is poised for new scientific breakthroughs to produce quick and efficient hair coloring products. Hair dye use is very common among both the genders and millions use it today. Coloring of hair is performed not only by professionals, but it is also a popular cosmetic producer. At home, coloring agents remove natural colors or added new color or accomplish both. Earlier, natural hair dyes were used, but now synthetic dyes are popular choice. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बालों को रंगना आत्म अभिव्यक्ति में एक बड़ा कदम है जो हाल ही में नवीन विज्ञान से प्रभावित हुआ है। बढ़ती हुई मांग के कारण बाजार में देखा जा रहा है कि बालों को रंगने वाले उत्पाद जो है, प्रोडक्ट्स जो है, वो नए नए आ रहे हैं
और वैज्ञानिक सफलताओं की उम्मीद भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बालों के जो हेयर डाइज वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आपको हेयर डाई देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने बालों के रंग को काला, पीला, हरा, नीला जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं यहाँ पर, तो जो नेचुरल कलर होता है, ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर, जैसा भी भगवान ने हमारे बालों को बनाया है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन कई बार होता है कि हमें कहीं शादी पार्टी में जाना है तो वहाँ हम अपने हिसाब से कलरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये पूरा का पूरा आपका जो पैसेज है वो दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह का एक फिगर या कोई डायग्राम, ठीक है, या कोई डेटा दे देता है तो आपके लिए वैसे पैसेज को करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पर ये फिगर हमें दे दिया है तो ये पैसेज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पैसेज को लेकर के पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट डज द गिवन स्टडी एक्टिव एम टू डू, यानी कि दिए गए अध्ययन अंश का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू शोकेस इग्नोरेंस ऑफ पीपल अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हेयर डाइज, यानी कि बाल रंगों के उपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों की अज्ञानता को प्रदर्शित करना, ठीक है। कि लोग कितने ज़्यादा यहाँ पर अभी अज्ञान है कि भैया जब हम बालों को रंगते हैं तो उसके कई सारे हमें इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, खराब इफेक्ट देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से अगर आप अपने बालों को रंगना चाहते हैं तो मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो मेहंदी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप में से ज़्यादातर बच्चों ने शायद ही वो पेड़ देखा होगा, पौधा होता है वैसे तो वो मेहंदी का एक पौधा होता है जिसमें से मेहंदी के पत्ते निकाले जाते हैं और उसको फिर पीस करके वो बालों में लगाया जाता है। तो वो एक नेचुरल कलर हो गया एक तरह से, समझ रहे हैं आप। उसमें कोई सिंथेटिक या कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं किया जा रहा है, तो उसके इफेक्ट्स ना के बराबर, साइड इफेक्ट वगैरह। लेकिन जो हम इधर बाहर से कोई कंपनी का जो प्रोडक्ट ला करके पैकेट बंद उसमें वो कलर वलर लगा रहे अपने बालों वोलों में, तो उसके बहुत ज़्यादा हमें खराब इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं बच्चों, और लोग इसके बारे में अभी अवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ नंबर 1, यानी कि क्या निम्नलिखित कथन पैराग्राफ नंबर 1 में दी गई जानकारी से सहमत है। तो आप लिखेंगे, पहले तो ये आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि इनोवेटिव एंड साइंटिफिक मेथड्स आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल फॉर सेल्फ एक्सप्रेसिंग, यानी कि लोग आत्म अभिव्यक्ति की शुरुआती लाइनों को समझ लेते हैं, जिससे कि पैसेज के बारे में हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए। इस तरह से बातें बताई गई है कि गुड स्टोरी टेलिंग इज अ सोशल स्किल दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम द टेलर एंड द लिसनर, यानी कि जो स्टोरी टेलिंग होता है, कहानी सुनाना होता है, एक सामाजिक कौशल है, एक सोशल स्किल है, ठीक है। जो समाज में कुछ ही लोगों के पास ये होता है, जिससे सभी लोग लाभ, मतलब सभी लोगों को लाभ मिलता है, और कहानी सुनाने वाले को हो या फिर कहानी सुनने वाले को हो, दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है बच्चों, ठीक है। इट इज अ ग्रेट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प लिफ्ट कन्वर्सेशंस फ्रॉम नॉन स्टार्टर्स टू अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द जैसे कि मुंडेन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अ गुड स्टोरी टेलर इज अ पॉपुलर ऑलवेज वेलकम इन एनी कंपनी। अ गुड स्टोरी टोल्ड वेल प्रोजेक्ट्स द Taylor as a warm, likable person. A recent study shows that women consider men who can tell stories more attractive as long-term partner. देखिए अभी हाल ही के रिसर्चों में ये पता चला है कि महिलाएं भी, यानी कि वुमेन्स भी, उन्हीं लोगों को अपना पार्टनर बनाना चाहती हैं जो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, ठीक है। और आप ये नोटिस करेंगे आपके आस पड़ोस में, आपकी क्लास के अंदर, कि जो बच्चा बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाता है, स्टोरीज को टेल कर पाता है, कहानी सुना पाता है, उस बच्चे के पास हर कोई जाना चाहता है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, लोगों से उतना घुल मिल नहीं पाता है, तो उसके पास कोई भी बच्चा जल्दी जाना नहीं चाहता है। तो उसी को लेकर के ये मतलब पूरा है स्टोरी टेलिंग के बारे में, स्टोरी टेलर्स के बारे में, कि जो कहानी अच्छे से सुना पाता है, लोग उसके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना पाते हैं, ठीक है। और न केवल एक बॉन्डिंग बन जाता है लोगों का, उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है,
जो एक अच्छा कहानी सुना पाता है उस व्यक्ति को हर कोई अपने कंपनी में बुलाना चाहता है कि भैया हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, आइए आइए, अरे फलाना जी, अरे आप तो बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं, आइए ना, हमें भी कुछ 2-4 कहानी सुनाइए। हर कोई उनको बुलाना चाहेगा क्योंकि वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है। और हाल ही के रिसर्च में ये पता चला है कि जो महिलाएं भी होती हैं वो अपने एक पार्टनर के रूप में, लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में, चाहे हस्बैंड ले लीजिए इस तरह से, तो वो ऐसे पुरुषों को, ऐसे मर्दों को चूज करती हैं जो एक अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे वो इमोशनली उनसे कनेक्ट हो सकती हैं और उनकी हमें कमजोरियां वगैरह भी समझ सकते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये पैसेज दिया गया है। तो आई होप कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि ये हमारा पैसेज क्या कह रहा है। तो बेसिकली ये स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलिंग के बारे में दिया गया है। अब इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, नोट मेकिंग के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, टोटल 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। जो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन होता है वो क्या कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस व्हेनेवर नेसेसरी, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। यानी कि जो आपने अभी पैसेज को पढ़ा समझा उसके आधार पर आपको नोट्स बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक टाइटल लिख देना है जिसके भी नंबर होते हैं आपके, और एब्रिविएशंस लिख देना है। एब्रिविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म। अभी हम करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, नोट्स बनाने के लिए सिंपली पहले तो मैं एक टाइटल लिख दूंगा, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पर लगा। तो टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ स्टार्टिंग की लाइन से ले लेते हैं, गुड स्टोरी टेलिंग इज अ सोशल स्किल। तो ये मैंने यहाँ पर टाइटल बना लिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने टाइटल बना लिया। अब मैं नोट्स बनाना शुरू करूंगा। नोट्स बनाने के लिए पहला सब हेडिंग लिखूंगा, अ सोशल स्किल दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम, ठीक है। यानी कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है, एक सोशल स्किल है जिससे कि सभी को फायदा होता है। जो टेलर होता है, जो लिसनर होता है, यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, दोनों को फायदा होता है। ग्रेट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स, यानी कि बहुत बढ़िया बॉन्डिंग का अनुभव ये करवाता है जिससे लोगों के जुड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। स्टोरी टेलर इज अ पॉपुलर एंड ऑलवेज वेलकम इन एनी कंपनी। स्टोरी टेलर जो होता है, कहानी सुनाने वाला जो होता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा फेमस होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, और सभी लोग उनको बुलाते हैं कि ए शर्मा जी आइए ना, हमें कहानी सुनाइए। तो आपको भी ना मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों कि ना अपना जो बात करने का तरीका है उसको इम्प्रूव कीजिए, कीप इम्प्रूविंग। जितना ज़्यादा इसको आप इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आप सोसाइटी में, उतना ज़्यादा आप समाज में घुल मिल पाएंगे लोगों से। लोग आपको इनवाइट करेंगे कि अरे भाई तू तो बहुत अच्छी बातें करता है यार, तू तो बहुत अच्छी कहानियां सुनाता है, आजा यार हमारी कंपनी में आजा, हमारे साथ मिल जा, हम साथ बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे यहाँ पे बातें करेंगे, है ना। तो आपको भी ये करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 को देखते हुए यहाँ पर कुछ नोट्स बना लिए। अब देखिए यहाँ पर 4 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और ये 4th पैराग्राफ। तो इन 4 पैराग्राफ में से जितना भी आप नोट्स बना सकते हैं आप बना सकते हैं। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 से ये मोटा मोटा मैंने नोट्स बना लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उस पैराग्राफ के अंदर से। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर से कुछ कुछ चीजें उठा लेता हूँ, जैसे पीपल हु हैव अ शार्प सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये मैंने अपने सेकंड पैराग्राफ में से लिया कि जिन लोगों में अवलोकन की तीव्र भावना होती है, ठीक है। एक्चुअल, फिजिकल और द ऑब्वियस एस्पेक्ट, यानी कि वास्तविक, भौतिक या स्पष्ट पहलू के आधार पर, बट ऑल्सो फॉर द न्यूसेंस, यानी कि लेकिन बारीकियों के लिए भी, और जैसे कि क्विक्स एंड बॉडी लैंग्वेज दैट गो बियॉन्ड, यानी कि विचित्र और शारीरिक भाषा जो इससे भी आगे जाती है। तो इस तरह से करके ये आपका यहाँ पर मैंने सेकंड पैरा से कुछ कुछ चीजें ले ली, ठीक है। ये एक सब हेडिंग बनाया और उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए। लास्ट में मैंने यहाँ पर बना दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट रिपीट योर स्टोरीज। जब भी आप स्टोरीज, कहानी सुनाते हैं तो रिपीट नहीं करना है आपको। अब स्टोरीज आपको पता है कि आपके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा आपको कभी ना कभी स्टोरी सुनाते ही होंगे। मेरे यहाँ पर भी स्टोरी सुनाते थे। हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में उसको खीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? खीसा। खीसा मतलब कि कहानी, ठीक है। तो कहानी सुनाते हैं, मेरे दादाजी सुनाया करते थे कहानी, और बहुत बढ़िया कहानी सुनाया करते थे, ठीक है। अभी मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये चीज़ है। तो जब भी कोई कहानी सुनाता है, स्टोरी सुनाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके लिए कि डू नॉट रिपीट योर स्टोरीज। अपनी स्टोरीज को रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है, जिससे कि वो बोरिंग हो जाएगा। कीप इंजॉइंग न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि नए अनुभवों का आनंद लेते रहना है आपको। एंड एग्जामिनिंग देम, यानी कि उनकी जांच करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब आता है कीज टू एब्रिविएशन या की टू एब्रिविएशन। ये क्या होता है? ये शॉर्ट टू लॉन्ग फॉर्म की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने लिख दिया एसएस। एसएस मतलब सोशल स्किल। अब एसएस मैंने कहाँ यूज किया है ये देखिए। फर्स्ट यहाँ पर जो मैंने नोट्स बनाया है उसका सब हेडिंग जो मैंने बनाया है और सोशल स्किल, तो यहीं पर ये मैंने वर्ड यूज किया है
तो इसी के लिए मैंने इसको बना दिया एसएस और यहाँ पर लिख दिया सोशल स्किल। अब कुछ और चीजें ये अपने मन से आप बना सकते हैं, इसके नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, बल्कि नंबर मिलेंगे आपको। अगला होगा हमारा पीओ, पीओ मतलब पीपल ऑब्जर्वेशन यानी कि लोगों का अवलोकन। एंड अगला है हमारा एनपी, नॉट रिपीटिंग स्टोरीज यानी कि कहानियों को दोहराना नहीं है, एनपी। और थर्ड में हमारा के ई बेसिकली कीप इंजॉइंग न्यू एक्सपीरियंसेस यानी कि आनंद लेते रहो और नए अनुभव लेते रहो। तो ये हो गया हमारा की टू एब्रीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर यहाँ पर हमारा नहीं कटेगा बच्चों, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन है नोट मेकिंग वाला कि राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है, और ये 3 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो इतना बड़ा जो हमारा पैसेज है, अब इतने बड़े पैसेज को हमें छोटे से एक समरी के अंदर लेकर के आना है। 3 नंबर का समरी है तो जाहिर सी बात है 4 5 6 लाइन का हमारा समरी होगा। अब इतने बड़े पैसेज का अगर हम समरी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जिन बच्चों को आता है इंग्लिश, जो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं अच्छे से, उनके लिए तो आप अपने हिसाब से आप कर ही लोगे। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि एक मेजोरिटी पोर्शन ऐसा रहता है 11वीं क्लास में जिनको इंग्लिश उतना अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको जो समरी बनाने के लिए क्या करना है, एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। वो ये है कि पहले पैराग्राफ का 1 2 लाइन ले लीजिए, दूसरे पैराग्राफ का 1 2 लाइन ले लीजिए, बीच में से कुछ लाइनें ले लीजिए और लास्ट के पैराग्राफ से कुछ लाइनें ले लीजिए। इस तरह से करके आप यहाँ पर समरी जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने एक टाइटल लिख दिया है कि द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इंगेजिंग विथ पैशन, यानी कि कहानी कहने की शक्ति जुनून के साथ जुड़ना। ये मैंने एक टाइटल बना दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, आपका समरी। स्टोरी टेलिंग इज अ सोशल स्किल दैट एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द टेलर एंड द लिसनर, यानी कि कहानी सुनाना एक सामाजिक कौशल है जिससे सभी को लाभ मिलता है, बताने वाले को भी और सुनने वाले दोनों को, ठीक है। when there is a point or a context to the telling of that incident, it obviously becomes that much more interesting and valuable to the audience. You can use your voice to great dramatic effect to help build passion, tension and dramatic और जैसे कि अरोस इमोशंस। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब किसी घटना को बताने में कोई बिंदु या संदर्भ होता है तो जाहिर है कि यह दर्शक के लिए उतना ही अधिक रोचक और मूल्यवान हो जाता है। आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल जोश, तनाव और नाटकीय पैदा करने के भावनाओं को जगाने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। आप देखते होंगे कि जब हमारी दादी, नानी, मम्मी, पापा या कोई भी जब हमें स्टोरी सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है, या मेरी देसी लैंग्वेज में कहूँ, लोकल लैंग्वेज में तो खीसा सुनाता है, तो वो ना हम अपनी आवाज़ को ना कभी अप कर देते हैं, कभी डाउन कर देते हैं और तब हमें स्टोरी सुनाते हैं ताकि हमें पूरा उसका मज़ा मिल सके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक समय की बात है जब एक राजा हुआ करता था और उस राजा के थे 2 बच्चे। एक था यहाँ पर राम सिंह और दूसरा था श्याम सिंह। राम सिंह जो था बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन श्याम सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा बुद्धू था, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, जब मैंने राम सिंह के बारे में आपको बताया जो वो बुद्धिमान था, तो वहां पर मेरा जो वॉइस था वो तो इस तरह से करके यहाँ पर मैंने समरी लिख दिया और मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पर ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि वर्ब के करेक्ट फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो पहला है द कैट डैश स्लीप ऑन द विंडोज, ठीक है, यानी कि बिल्ली खिड़की पर डैश सोती है। तो यहाँ पर आएगा आपका स्लिप्ड, ठीक है, यानी कि SLEPT, ठीक है। ये स्लीप की जगह पर क्या आ जाएगा, स्लिप्ड, ओके। तो ये आपका खाली स्थान भर जाएगा। अगला है ही डैश राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड यस्टरडे। तो राइट की जगह पे यहाँ पर रोट आ जाएगा बच्चों, WROTE, ठीक है। रोट में अभी आपको दिखा भी दूंगा। अगला है माई सिस्टर। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उसने कल अपने मित्र को एक पत्र लिखा। नेक्स्ट है माई सिस्टर डैश बाय अ न्यू लैपटॉप फॉर हर स्टडीज। तो यहाँ पर बाय के जगह पे बाउट आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा मेरी बहन ने अपनी पढ़ाई के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द पार्क यस्टरडे, यानी कि बच्चे कल पार्क में खेले। तो यहाँ पर प्ले की जगह प्लेड आ जाएगा। आप आंसर्स यहाँ पर सारा का सारा देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आ गए यहाँ पर 5वें क्वेश्चन के अंदर। 5वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपका रीअरेंज करना है।
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर ना ये आपको 5 इस तरह से ये दे दिए हैं, मतलब लाइन है जिसके अंदर अलग अलग वर्ड्स तोड़ तोड़ करके बता रखा है आपको। तो इनको जोड़ जोड़ करके सही से जोड़ करके आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है जिनका कोई मीनिंग हो, ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए तो इनका तो कोई मीनिंग है नहीं, और कोई 4 यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं, इसका मैंने आपको यहाँ पर ये बना के बता दिया है सीधा सीधा। पहला हो जाएगा द ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि जो तेल उद्योग है वो वनों पर निर्भर करता है, जाहिर सी बात है, वनों की कटाई करते हैं, वहाँ खुदाई करते हैं तो तेल निकलता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्रोस एज परस्पेक्टिव शिफ्ट इन द फ्लेयर ऑफ डिबेट, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में बदलाव होता है, समझ बढ़ती है और यहाँ पर बहस बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से बातें बोली गई। नेक्स्ट, रियलिटी फेड्स एज माइंड्स बिकम कैप्टिव टू फ्लिकरिंग स्क्रीन्स, यानी कि जो स्क्रीन होते हैं टिमटिमाते हुए स्क्रीन, उनको जब हम देखते हैं तो उनके हम कहीं ना कहीं कैदी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जब हम फ्लिकरिंग स्क्रीन को देखते हैं तो कैदी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपनी रियलिटी को छोड़ देते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते होंगे, तो रील्स देखते देखते ना कहीं आप आर्टिफिशियली उसमें घुस जाते हैं, बिल्कुल, है ना। वो आप रियलिटी से काफ़ी कोसों दूर चले जाते हैं कि यार कल ही मेरा फाइनल एग्जाम है, परसों मेरा फाइनल एग्जाम है। इस चीज़ से आप काफ़ी दूर चले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए बोला गया है रियलिटी फेड्स, यानी कि जो वास्तविकता है वो फीकी पड़ जाती है दिमाग के सामने जब हम लोग यहाँ पर कैप्टिव टू फ्लिकरिंग स्क्रीन्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट्स डांस एज कल्चर्स ब्लेंड एंड म्यूजिक यूनाइट्स, यानी कि संस्कृतियों के सम्मिश्रण और संगीत के एकजुट होने से दिल नाच उठते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट एक्शंस या एक्शन ब्लूम्स रिकिंडलिंग होप्स एज ग्रीन शूट्स राइस, यानी कि क्रियाशीलता बढ़ती है, हरियाली उगने के साथ आशा पुनः जागृत होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए हैं अपने छठे क्वेश्चन के अंदर। छठा क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये बेसिकली एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना है। ये है क्या, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर सम पोस्ट ऑफ टीचर्स लाइंग वेकेंट एंड टू बी फिल्ड सून राइट इन 50 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि आपके स्कूल के अंदर कुछ शिक्षकों के लिए जो पोस्ट होते हैं वो खाली है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है वो तैयार करना है। एक वर्गीकृत विज्ञापन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करना है, और जिन्हें मतलब जो ये आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ये इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि जो टीचर्स का पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी भर सके, जो भी टीचर्स के पोस्ट है, और ये 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 50 वर्ड का वर्ड लिमिट लगाया है। तो देखिए करना कैसे, सिंपल सा है हमारा। सिचुएशन वैकेंट, यानी कि जो खाली पद है उसके लिए है wanted 2 PGTs in English against permanent post, only experienced and highly qualified candidates with linguistic fluency with have pleasing personality need to apply, यानी कि जो स्थायी पद है, परमानेंट पद है, पोस्ट है, अंग्रेजी के शिक्षक को लेकर 2 PGT शिक्षक चाहिए हमें, उसके लिए अनुभवी और हाईली क्वालिफाइड उम्मीदवार यानी उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार चाहिए, वही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं टीचर के लिए, जिन्हें भाषा के प्रवाह के साथ आकर्षक व्यक्तित्व की आवश्यकता है, मतलब कि उनका भाषा वगैरह जो हो वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा हो उनका। सैलरी जो है उनकी वो दी जाएगी, अच्छे खासे लेवल पर दे दी जाएगी उनको। और जो आपका इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो भी यहाँ पर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका एज कम से कम 25 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। सेंड देयर रिज्यूम विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू प्रिंसिपल समंता पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली विद इन 10 डेज, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, यानी कि 25 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं तो अपना बायोडाटा रिज्यूम भेज दीजिए। रिज्यूम होता है, अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो आपको अपना बायोडाटा या रिज्यूम कह लीजिए वो देना पड़ता है, जिसके अंदर आपके बारे में सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं। आपको अपना रिज्यूम देना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देना पड़ेगा जो कि लेटेस्ट हो, अभी हाल ही के दिनों में आपने वो फोटो खिंचवाई हो वो देना पड़ेगा। और 10 दिन के भिंदर कह रहा हूँ, माफी चाहूँगा, 10 दिन के भीतर जो है आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है कि रावू इंटरनेशनल स्कूल नोएडा दिल्ली रिक्वायर्स क्रिकेट एंड हॉकी कोचेस, ठीक है। ये एक स्कूल है रावू
इंटरनेशनल स्कूल नोएडा के अंदर, ठीक है, नोएडा दिल्ली में, जो कि नोएडा और दिल्ली तो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। खैर यहाँ पर हम सिर्फ नोएडा ले लेते हैं, ठीक है, दिल्ली नहीं लेते हैं। ये स्कूल नोएडा के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक क्रिकेट और एक हॉकी का कोच चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखना है और ये 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो सिचुएशन वैकेंट है इसको भरा जा सके। और ये कहाँ लिखना है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टडिंग रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर फिर से अगेन आ जाएगा आपका सिचुएशन वैकेंट, वांटेड क्रिकेट एंड हॉकी कोचेस फॉर रावू इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, ठीक है, दिल्ली नहीं है हमारा। तो यहाँ पर हमें क्रिकेट और हॉकी के कोचेस चाहिए हमारे स्कूल के अंदर। द कोचेस शुड हैव प्लेड एन नेशनल लेवल इन देयर रिस्पेक्टिव गेम्स। अगर आप हॉकी के कोच है या फिर क्रिकेट के कोच है तो कम से कम ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप नेशनल लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर तो एक बार गेम खेले ही हो वो वाला। दे शुड बी बिटवीन 30 to 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 30 से 45 के बीच में होनी चाहिए। हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस of 5 year in similar capacity. Interested candidates may appear for interview on 20th of this month with their testimonial before the principal salary number bar for डिजर्विंग कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट नंबर दिस। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इस चीज़ के लिए आना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, प्रिंसिपल सर से मिल सकते हैं। और कब मिलना है? 20 तारीख तक, ठीक है, 20th ऑफ दिस मंथ, यानी 20 तारीख को आपको इस तरह से मिलना है। जैसे आज 12 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस महीने के हिसाब से चलूँ तो 20 फरवरी की बात कर रहा है। जो भी रिस्पेक्टेड सैलरी है वो दिया जाएगा उनको अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और बाकी ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगेन बच्चों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए तो आप प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि मेक अ पोस्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जिसे हम यहाँ पर हिंदी में सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो हमारे लिए भी हो, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज हम लोग यहाँ पर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा तेल है, मैं खाने वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो हम अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें तेल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा इस्तेमाल करें कि आज हम यूज़ कर पा रहे हैं, फिर हमारे जो बेटे वगैरह हों वो भी यूज़ कर पाए, फिर उनके जो बेटे होंगे यानी कि हमारे पोते वो भी यूज़ कर पाए, फिर उनके बेटे भी, फिर उनके बेटे भी, यानी कि ऐसा विकास जिससे कि न केवल जो अभी जो है धरती पर जनसंख्या उनको फ़ायदा हो, बल्कि आगामी जो जनरेशन है, आगामी जो भावी पीढ़ी है उनको भी इनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो ऐसा डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक पोस्टर डिज़ाइन करना है। देखिए पोस्टर डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कई सारे बच्चों को, और कई सारे बच्चों को आसान लगता है। जिनको थोड़ा सा ना चित्रकारी, ये सब कलाकारी करना, आर्ट बनाना आता है, उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको आर्ट बनाना नहीं भी आता है और ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ जाता है तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक धरती बना दीजिए, ठीक है, और ये हाथ बनाइए ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। धरती बना दीजिए, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिख दीजिए अच्छी अच्छी सी कि लव नेचर, अंडरस्टैंड इट इज़ विथ प्लांट, एनिमल्स, किंगडम, ओरिजिन, इस तरह से करके आप लिख सकते हैं कुछ कुछ अच्छी चीज़ें। फिर नीचे लिख दिया है इस तरह से, लेट्स प्लेज टू मेक ह्यूमन लाइफ सस्टेनेबल, यानी कि चलिए हम यहाँ पर लिख दीजिए अच्छी अच्छी सी कि लव नेचर, अंडरस्टैंड इट इज़ विथ प्लांट, एनिमल्स, किंगडम, ओरिजिन, इस तरह से करके आप लिख सकते हैं कुछ कुछ अच्छी चीज़ें। फिर नीचे लिख दिया है इस तरह से, लेट्स प्लेज टू मेक ह्यूमन लाइफ सस्टेनेबल, यानी कि चलिए हम यहाँ पर वादा करते हैं, एक तरह से शपथ लेते हैं कि हम ह्यूमन लाइफ, जो इंसानों का लाइफ है, इंसानों का जीवन है, उसको सस्टेनेबल बनाएंगे, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, जैसे डू नॉट कट ट्रीज अननेसेसरली, यानी कि जो पेड़ होते हैं उनको बिना आवश्यकता के हमें नहीं काटना चाहिए। प्लांट मोर एंड मोर ट्री, जितना ज़्यादा हो सकता है हमें पेड़ लगाना चाहिए। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रन अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़, यानी जब वो इस्तेमाल हम नहीं कर रहे होते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। मेक यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जो प्रदूषण है वो ना के बराबर हो। इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आप अथॉरिटी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक पोस्टर आपको बना के दिखा दिया। अगला हमारा योगा को लेकर के, वर्ल्ड योगा को लेकर के, मतलब वर्ल्ड योगा डे जो बनाया जाता है ना 21 जून को, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है, उसको लेकर के आपको यहाँ पर एक पोस्टर डिजाइन करना है, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ कुछ चीज़ें बता रहे होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से मैंने वर्ल्ड योगा डे को लेकर के पोस्टर डिजाइन करके आपको बता रखा है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से करवाया है।
अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वें क्वेश्चन में फर्स्ट में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यू आर राहुल या अमीषा अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। आप अपना नाम चूज करेंगे, अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे राहुल, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे अमीषा। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल दिल्ली, you find it alarming that over millions of plastic bags and plastic bottles are used only one and dumped every minute. Write a speech in 120 to 150 words on the hazards of single use plastics to be delivered in the morning assembly। यानी कि आपका नाम राहुल या अमीषा है और आपने देखा कि मतलब आप 11वीं क्लास के छात्र हैं इंडियन पब्लिक स्कूल दिल्ली के, और आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ, आपने देखा कि लाखों प्लास्टिक बैग जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल किया और फेंक देते हैं, तो ऐसे लाखों प्लास्टिक के बैग्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम हर मिनट इन्हें फेंक देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है। ठीक है, इनके कारण एक खतरा पैदा हो रहा है, तो उसको लेकर के आपको एक स्पीच डिलीवर करना है मॉर्निंग असेंबली में अपने स्कूल के अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे स्पीच, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक है वो आ जाएगा कि हैजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, यानी कि एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन हैजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स, यानी कि आदरणीय प्रधानाचार्य, योग्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। फिर नीचे आप कुछ और चीजें लिख देंगे उसके बारे में, जितना बना बना करके लिख सकते हैं, जैसे द सर्ज इन सिंगल यूज प्लास्टिक इज अलार्मिंग विथ मिलियंस डिस्कार्ड एवरी मिनट, these items designed for one time use contribute significantly to environmental degradation, their widespread uses pollutes oceans, harmful wildlife and मतलब हार्म्स वाइल्ड लाइफ एंड पोजेस सीवियर हेल्थ रिस्क। यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में वृद्धि चिंताजनक है। हर मिनट लाखों प्लास्टिक फेंके जाते हैं। एक बार इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई ये वस्तुएं पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ इसका ज़्यादा उपयोग करने से हम महासागरों को भी प्रदूषित कर रहे हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है और गंभीर स्वास्थ्य संबंधित जोखिम हमें देखने को मिल रहा है। मैं तो देखता हूँ बच्चों कई बार ये चीज़ कि जो लोग होते हैं ना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं यानी एक बार इस्तेमाल किया जाना प्लास्टिक होता है, उसके अंदर चाय लेकर जा रहे होते हैं, कॉफी गर्मा गर्म लेकर के जा रहे होते हैं। कॉफी तो खैर नहीं, चाय मैंने अक्सर देखा है लोग उसके अंदर लेकर जाते हैं। वो डायरेक्ट लिंक्ड है कैंसर से। अगर आप ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर चाय लेके जाते हैं तो कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या होता है, हम यूज किए उसको फेंक दिए, वो नालियों के माध्यम से बड़े बड़े नालों में गई, फिर नदियों में गए और फिर वो महासागरों में चली जाती हैं। फिर वहाँ मछलियाँ खाती हैं उनको, फिर उन मछलियों को हम खाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरता जा रहा है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, वो भरते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी दुनिया के लिए। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से करके आप मॉर्निंग में स्पीच दे सकते हैं और लास्ट में ये नहीं कि खाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम गिना करके चले जाना है, आपको एक सॉल्यूशन भी देना है, कंक्लूजन भी देना है। जैसे बाय मेकिंग a conscious choice we can pave the way for a cleaner and more sustainable future, यानी कि हमें यहाँ पर सचेत विकल्प अपनाकर एक अच्छे, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक स्पीच ही है। इसके चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है और ये किसके ऊपर हमें स्कूल में स्पीच देना है मॉर्निंग में, तो यहाँ पर हमें जंक फूड के ऊपर देना है बच्चों। ठीक है, तो जंक फूड को लेकर के आप स्पीच कुछ इस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपका टॉपिक आ जाएगा फास्ट फूड और जंक फूड, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम मलिका या मलिक, जो भी नाम है आपका। ठीक है, लड़का या लड़की के लिए अलग अलग नाम होगा। क्लास 11th, आई एम हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक फास्ट फूड और जंक फूड फंगस इन जैसे कि हाइजीन केचप। ठीक है, तो फास्ट फूड और जंक फूड के ऊपर यहाँ पर स्पीच देना है। आप देखिए फास्ट फूड और जंक फूड तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर तो आप इजीली 10, 20, 30, 40, 50 लाइन इजीली लिख सकते हैं बना बना करके। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे और लास्ट में यहाँ पर आप लिख देंगे थैंक यू, यू हैव अ ग्रेट डे। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग आए 9वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बच्चों ये डिबेट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सम पीपल फील दैट द न्यूज़पेपर विल बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट soon due to the increasing interest for electronic media. Write a debate in 120 to 150 words either in favor or against the topic of electronic media. You are प्रेम या
प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति बढ़ती रुचि के कारण समाचार पत्र जल्द ही अतीत के बात हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो न्यूज़पेपर है वो कहीं ना कहीं एक अतीत का हिस्सा बन रहा है। और बिल्कुल ये सही बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो अगर आपको लगता है ये सही बात है तो इसके फेवर में, या अगर आपको लगता है तो गलत है तो इसके अगेंस्ट में, या तो फेवर में या अगेंस्ट में, दोनों में से किसी एक पर इस तरह से आपको यहाँ पर डिबेट करना है। ठीक है, आपका नाम प्रेम या प्रेरणा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेवर में बता दिया है, तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमारा यहाँ पर टॉपिक था। फिर फॉर द मोशन, फेवर के अंदर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दिया हूँ कि ऑनरेबल यू रिमेंबर टीचर्स एंड my dear friends, a very cheerful morning to all of you. Today I am Prem या प्रेरणा will present my views in favor of the topic electronic media। देखिए, यहाँ तक की लाइनें सेम रहेंगी और फिर आपका टॉपिक आ जाएगा, यानी कि माननीय जैसो कि निर्णायक मंडल के सदस्यगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं प्रेम या प्रेरणा जो सो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर पूरा का पूरा उसके फेवर में जितनी चीज़ें लिख सकते हैं कि ये ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हम फेवर में हैं। अब आता है अगेंस्ट में। अगर आप अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं तो वही स्टार्टिंग की लाइनें सेम रहेंगी कि ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, teachers and my dear friends, a very cheerful morning to all of you. Today I am Prem Prerna will present my views against the motion electronic media। ठीक है, अब मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगा, और अगेंस्ट में जितना चीज़ आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखिए। ठीक है, बना के आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया अगेंस्ट में, और ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा खत्म। ठीक है, इसी के चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया है आपको कि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि यू आर अनीस या अंशिका ऑफ SAV पब्लिक स्कूल रोहतक। You have observed that tuition centers are maturing at a high rate these days. Write a debate in favor or against the topic tuition or coaching centers are a necessity for students in 120 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आप रोहतक जो कि हरियाणा में पड़ता है, SAV पब्लिक स्कूल के अनीस या अंशिका है जो कि वहाँ के स्टूडेंट है। आपने देखा कि आजकल ट्यूशन सेंटर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और छात्रों के लिए ट्यूशन या कोचिंग सेंटर एक आवश्यकता है। इस विषय के पक्ष में या विपक्ष में 120 से 150 शब्दों में आपको डिबेट लिखना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, आप मुझे ना कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये इसका आंसर जो भी बच्चा कमेंट करके बताएगा, और सबसे पहले जो कमेंट करेगा, ठीक है, तो उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, दिल का निशान, ताकि बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ दिया है। साथ ही साथ जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस यही था हमारा यहाँ पर ये सैंपल पेपर का वीडियो। ये पार्ट 1 का वीडियो था। अब मैं पार्ट 2 का वीडियो लाऊंगा जो कि कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन C डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि अकेला 40 नंबर का आता है। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश